लास्ट टाइम हम लोगों ने वैलिडेशन चेक्स के अंदर एक हमने किया था रेंज चेक एंड देन वी डिड द लेंथ चेक, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे टाइप चेक और प्रेजेंस चेक और उसके बाद फॉर्मेट चेक और दूसरे चेक्स, ठीक है। जब हम लोग लेंथ रेंज चेक की बात करते हैं तो रेंज चेक वहां पे अप्लाई होता है जहां पे एक गिवन सेट ऑफ नंबर्स की एक रेंज गिवन होती है, आपने सिर्फ उसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो एक्सेप्टेबल होती है और आउटसाइड दैट रेंज वैल्यूज आर अनएक्सेप्टेबल या वैल्यूज आर रिजेक्टेड या वैल्यूज आर री एंटर्ड, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक लॉजिक इस तरह से लगाई थी इन व्हिच वी कंसीडर्ड दैट मार्क्स की बात हम डिस्कस कर रहे थे। मार्क्स में हमने ये कहा था कि अगर मार्क्स की वैल्यू 0 से लेके 50 तक है तो विद इन द रेंज 0 और 50 इंक्लूसिव करेक्ट वैल्यूज हैं और 0 से छोटे और 50 से बड़े जो से हैं वो क्या हैं, इनवैलिड मार्क्स हैं जिसके ऊपर री एंट्री हमने करवाई थी, ठीक है। एंड देन वी डिड द लेंथ चेक वाली बात। लेंथ चेक में हमने क्या कहा था कि पासवर्ड की जो लेंथ थी इट मस्ट बी हाउ मेनी कैरेक्टर्स लॉन्ग, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अगर वो 8 से कम होगी तो री एंटर द पासवर्ड, उसके लिए वी अप्लाइड द बिल्ट इन फंक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है। इसी तरह से जो नाम होते हैं, नेम्स, लोगों के जो नाम होते हैं, मिसाल के तौर पे नेम ऑफ अ पर्सन, वो कहता है कि जी मस्ट बी शुड हैव 2 कैरेक्टर्स और मोर, या नेम शुड बी बिटवीन 2 and 30 कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन अ नेम शुड बी बिटवीन 2 and 30, ठीक है। तो आप उसके ऊपर भी अगर कहते हैं ना शुड बी बिटवीन 2 and 30 मींस दैट के वो ये कह रहा है कि उससे ज्यादा कैरेक्टर्स यूजर एंटर ही ना करे, अगर करता है तो उसको कंपेल किया जाए कि भाई यू आर एंटरिंग लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आप कम या ज्यादा नंबर्स एंटर कर रहे हैं, तो नंबर्स जो से हैं या जो कैरेक्टर्स हैं वो विद इन द रेंज एंटर करें। तो जब वो नंबर्स विद इन द रेंज एंटर करेगा, ठीक है, तो उसको मेक श्योर प्रोग्रामर करेगा कि कैसे, ठीक है। प्रोग्रामर उसके लिए लेंथ चेक का जो वो प्रोग्राम लिखेगा वही जिस तरह से वो नाम एंटर करेगा, इनपुट नेम एंटर करेगा, तो नाम की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, 30 या 30 से कम की होनी चाहिए। रेंज एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ नेम मस्ट बी बिटवीन 2 and 30, ठीक है। तो नाम यहां पे करके तो यहां पे क्या लगाए, अंटिल लेंथ किसका, नेम का, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन नहीं, लेंथ ऑफ नेम। दोबारा से वेरिएबल मेंशन करना जरूर है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 30, तब जो सा है वैल्यू क्या करे, तब वैल्यू क्या करे, इससे बाहर आए, अदरवाइज वो फिर क्या करता रहेगा, इसके अंदर जाता रहेगा। और यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू जो मैंने एंटर किया वो रॉन्ग थी और मैं दोबारा एक सेम नेम के लिए दोबारा वैल्यूज एंटर कर रहा हूं, तो यहां पर एक इफ कंडीशन आप लगा सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जिससे यूजर को पता चलेगा कि मैं गलत वैल्यूज एंटर कर रहा था, जिससे आपने उस इफ कंडीशन के अंदर सिर्फ एक मैसेज आउटपुट करवाएंगे कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यूज, री एंटर देम, और ये लॉजिक नेचुरली उसको किधर ले जाएगी, दोबारा ऊपर ले जाएगी, रिपीट की तरफ ले जाएगी। क्यों कि ये सिर्फ जब ट्रू होगी तो ये नीचे आ जाएगा। ट्रू कब होगी, जब कैरेक्टर्स की तादाद 2 या 30 के बीच बीच में हो, ठीक है, तब वो इससे बाहर आ जाएगा, अदरवाइज वो दोबारा इसको री एंट्री करने पर मजबूर कर देगा। तो जब यहां पे आप सिर्फ उसको एक मैसेज लिखना चाहते हैं कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यूज, एंटर द करेक्ट वैल्यूज, तो उसके लिए आप एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यानी इफ वैल्यूज गलत हैं तो एक प्रिंट कर दो री एंटर द नेम, re-enter the name in which should have characters between 2 and 30। ये मैसेज आपने उसको स्क्रीन पर दिखाना है और यहां पे क्या करना है, इसको एंड इफ, और ये सिर्फ तब दिखाया जाएगा जब उसने नाम गलत एंटर किया होगा। तो यानी कि गलत एंटर के अंदर क्या होगा, जब लेंथ ऑफ नेम क्या हो जाएगी, लेस देन 2 होगी, ठीक है, या तो उसकी लेंथ ऑफ नेम क्या होगी, ग्रेटर देन 30 होगी,
सिर्फ तब उसको ये प्रिंट नजर आएगा, अदरवाइज ये प्रिंट उसको नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रिंट सिर्फ तब नजर आएगा, और ये नाम एंटर करने के बाद आपने इसको प्रिंट दिखाना है। अगर नाम ठीक एंटर किया हुआ है, लेट्स से उसने नाम एंटर किया हुआ है फॉर एग्जांपल बेन, BEN, 3 कैरेक्टर्स हैं और ठीक नाम है, तो यहां पे आके चेक करेगा लेंथ ऑफ बेन इज लेस देन 3, नो। लेंथ ऑफ बेन इज ग्रेटर देन 30, नो। तो दोनों कंडीशंस रॉन्ग हो जाएंगी, तो इसके अंदर नहीं आएगा, और यहां पे आके चेक करेगा। अब लेंथ ऑफ नेम इज ग्रेटर देन 30 बोलेगा यस, एंड लेंथ ऑफ नेम लेस देन 30, यस। दोनों जब यस होंगे तो एंड उसको क्या बनाएगा, ओवरऑल यस करके इसमें से क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें से आउट हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? इस तरह से नीचे उतर आएगा वो तो असल में इसलिए ना कि अगर तो नाम, क्योंकि एंड इसलिए कि क्योंकि एक वक्त के अंदर दोनों जिंदगी में कभी ट्रू ही नहीं होंगी, क्योंकि रॉन्ग नाम कौन से वाले हैं, या तो कैरेक्टर्स की तादाद 2 से कम होगी तब वो रॉन्ग हो जाएगा, या तो कैरेक्टर्स की तादाद 30 से ज्यादा हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इसको एंड बना देते हैं, तो लेट से किसी ने नाम रखा हुआ है टी, इट्स अ रॉन्ग नेम, तो ये कभी कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ टी इज लेस देन 1 बोलेगा यस, ये हो जाएगी यस, बिकॉज लेंथ ऑफ टी 1 आएगा आंसर, 1 इज लेस देन 2 बोलेगा यस। लेंथ ऑफ टी 1 इज ग्रेटर देन 30, नो। ये हो जाएगा यस, वो हो जाएगा नो, एंड उसको ओवरऑल नो ही मानेगा, क्योंकि एंड के लिए यस कहने के लिए दोनों कंडीशन का यस होना जरूरी है, ट्रू होना जरूरी है। यहां पे पहली वाली ट्रू हो रही है, दूसरी वाली फॉल्स हो रही है, तो ये एंड कभी उसको ट्रू मानेगा ही नहीं। इसलिए यहां पे एंड के बजाय क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एंड के बजाय कोई एक भी बात दुरुस्त हो जाए तो रॉन्ग नाम है उसका, और एक बात दुरुस्त हो जाए, कौन सी वाली, लेस देन 2 वाली या 30 से ग्रेटर वाली। समझ आ रही बात? ये नहीं तो इसकी जगह पे यहां पे क्या लगेगा, यहां पर बच्चों क्या लगेगा, और लगेगा। क्लियर है ये बात के नहीं? ठीक है, डू यू वांट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? लेट्स डू इट। आप अगर यहां पे एंड लगाते हैं ना, तो जरा सोचना, ये वाली रेंज किसकी है, ये रेंज किसकी है बच्चों, ये वाली, ये करेक्ट नंबरों की है, रॉन्ग नंबरों की रेंज है ये, पहले बताएं कौन सी है ये करेक्ट नंबरों की है, और ये किसकी रेंज है, ये रॉन्ग की है, ये रॉन्ग नंबर्स के लिए मैंने लिखी हुई है यहां पर। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इफ की कंडीशन अगर मैं यहां पर तब्दील करूं, जरा देखना, मैं थोड़ा तब्दीलियां लेके आना चाह रहा हूं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ, लास्ट रो नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है? यहां पर एक तब्दीली करेंगे हम, ये वाले मार्क्स किसकी रेंज है, ये किसकी रेंज है, ये वाली, ये करेक्ट की रेंज है ना, लेकिन री एंटर सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, फॉर रॉन्ग के लिए एंटर होना चाहिए। ये पूरी रेंज किसके लिए थी बच्चों, किसके लिए है, करेक्ट के लिए। शुरू में क्या लगा दें, इसके साथ क्या लगा दें, अब ये किसकी बन जाएगी, अच्छा सुनो, ये यूं बनेगा, फिर लिखा होगा करेक्ट, लेकिन शुरू में क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट, तो ये ओवरऑल क्या कंसीडर हो जाएगा फिर, तो ये भी क्या बन गया, अदर वे राउंड रॉन्ग ही बन गया, ये अदर वे राउंड क्या बन गया, रॉन्ग ही बन गया ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि यू हैव यूज्ड द सेम लॉजिक, बट इन द स्टार्ट यू हैव मेंशन्ड अ नॉट ऑपरेटर विद द होल कंडीशन। ठीक है, जो ये वाली वैल्यूज ना हो, यानी जो 2 से बड़ी ना हो और जो 30 से छोटी ना हो, तो वो गलत ही है ना। 2 से बड़ी ना हो, 30 से छोटी ना हो, तो वो रॉन्ग है। इसका मतलब है 2 से छोटी और 30 से बड़ी है वो, तो ये उस तरह से कंसीडर होगा ये। क्लियर हुई मेरी बात? दिस इज हाउ यू कैन आल्सो कैरी द सेम लॉजिक। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है बच्चों, क्या नहीं ठीक? ठीक है,
बच्चे यहाँ पे अब अगर आप एंड लगाएंगे तो आपकी कंडीशन कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगी। अगर आप इन दोनों में आप 30 से ज्यादा कैरेक्टर्स एंटर कर लेते हैं ना एक नाम में, तो आपकी कंडीशन इवन रॉन्ग है, वैल्यूज आपकी रॉन्ग है। किसी नाम को 30 कैरेक्टर ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये री एंटर वाला कमांड आउटपुट नहीं करेगा, क्योंकि रॉन्ग वैल्यूज कौन से वाली हैं बताएं? 30 से ज्यादा, 2 से कम। क्या एक वक्त में दोनों हो सकते हैं? या तो क्या होगा, यूजर ने 2 से कम एंटर कर लिया होगा, या तो उसने क्या कर लिया होगा, 30 से ज्यादा कर लिया होगा। इसलिए हमने और वाली ऑप्शन लगाई है, ठीक है। अगर और वैल्यूज ठीक कब होंगी? जब 2 से बड़ा भी होगा एंड 30 से छोटा भी होगा, तो दोनों बातें दुरुस्त होनी चाहिए ना, इसलिए यहां पर एंड लगाया और वहां पे और लगाया है, ठीक है। अगला आता है टाइप चेक का। टाइप चेक का हम लोगों ने कहा है, लेट्स से हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? आपके पास 1.9 ब्रदर्स तो नहीं है ना, यू हैव ओनली 1 ब्रदर, राइट। सो ऐसी वैल्यूज के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, टाइप चेक लगा सकते हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं? और टाइप चेक दो तरह से लगता था, कल 2 लॉजिक्स बताई थी परसों, इफ यू रिमेंबर। एक वो इंट वाली और एक मॉड 1 वाली, ठीक है। दोनों लगा सकते हैं टाइप चेक करने के लिए, इंट वाली भी और मॉड 1 वाली भी आप लगा सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बता दे। मॉड में नहीं, सॉरी, div 1 वाली, div 1 वाली या मॉड वाली? मॉड वाली, हाँ मॉड वाली, ठीक है। इनपुट नंबर ऑफ ब्रदर्स, ठीक है। और यहां पे आप क्या कर लें, until number of brother is equals to int number of brothers। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे उसकी वैल्यू ठीक नहीं होगी। समझ आ रही है बच्चों के नहीं? क्लियर हुआ? एक तो ये टाइप चेक की निशानी है कि जब तक ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होंगी तब तक उसके वैल्यूज सेम नहीं है। यूं डेसिमल में एंटर कर रहा है, अल्लाह माफी दे, कोई लंगड़ा तो नहीं है ना? 1.9 एक टांग टूटी हुई है, ठीक, ऐसा तो नहीं है। सो इवन एक टांग टूटी भी हो और एक छोटा बच्चा पैदा भी हुआ हो ना, वो भी एक ही इंसान कंसीडर होता है। बेशक एक 120 kg वाला भाई है आपका, तो वो भी एक ही इंसान है, वो 2 या 3 नहीं है, ठीक है ना, एक ही इंसान होगा वो। सो इसकी एक लॉजिक ये बनती है और एक और लॉजिक बनती है इसकी एक और लॉजिक भी बनती है, ठीक है। एक और लॉजिक क्या बनती है, ये वाली भी लिख सकते हैं, और आप एक और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रदर्स, नहीं, क्या लगाएंगे आप, नंबर ऑफ ब्रदर मॉड 1 इक्वल टू 0। अगर हम नंबर ऑफ ब्रदर मॉड 1 इक्वल टू 0 हो जाए, नंबर ऑफ ब्रदर मॉड 1 इक्वल टू 0 हो जाए, समझ आ रही है कि नहीं, तब जॉनसन है क्या हो जाएगा, मॉड 1 इक्वल टू 0 हो जाए तब। यार एक और लॉजिक भी जहन में आ गई है, ये वाली बात भी एक ही बात है, हाँ सॉरी माइनस, हाँ इसको इधर ले जाके माइनस, वो एक ही बात नहीं, वो डिव के साथ एक और लॉजिक आ रही है। या तो आप ये भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रदर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रदर डिव 1। नंबर ऑफ ब्रदर डिव 1 का आंसर नंबर ऑफ ब्रदर ही आता है। 5 को आप डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। लेकिन ना 5 को आप डिवाइड बाय 1 करेंगे, अगर तो ये होल नंबर हुआ तो 1 5 ज़र क्या होगा 5, यहां पर ये वाली वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो आप इस केस में ये भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? ये भी टाइप चेक की एक सिचुएशन है कि जब नंबर ऑफ ब्रदर्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो और उसको डिव 1 करेंगे तो वो अगर बराबर हो, अगर डेसिमल होता ना दोनों के आंसर्स क्या आते, डिफरेंट। लाइक अगर एक बंदे ने इनपुट नंबर एंटर किया हुआ है 5.9, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। तो ये वाली वैल्यू, ये किसका आंसर आएगा आपके पास, डिव का। ये कौन सा नंबर है, ये है नंबर ऑफ ब्रदर, और ये क्या है, व्हाट इज दिस,
रिमाइंडर। डिव और नंबर ऑफ ब्रदर की वैल्यू डिफरेंट है तो इसलिए वो सेम नहीं है। अगर सेम हो जाए तो रिपीट से बाहर निकल आओ। तो ये तीनों बातें जो सी हैं ये यहां पे इंटीजर और रियल नंबर को आपस में एक दूसरे से अलग करती हैं। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ बच्चों? बताएं। एनी कंफ्यूजन? ठीक है। एक आता है प्रेजेंस चेक। एक क्या आता है? प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस चेक किसको बोलते हैं? प्रेजेंस चेक checks to ensure that the data must be entered in some field. These are those fields whenever you are filling an online form, the field are mentioned with an asterisk sign. And whenever you leave them empty, so they do not let you go to the next step and they just highlight that particular checkbox and they tell you to write something in it. And once you write in it, later on you follow the instructions whether the entry of the data must be integer, string or whatever they want you to enter. If it's an age, they will accept only the integer values. If it is name, they will not accept integer, they will just accept character values. ठीक है ये बात क्या नहीं समझ आ रही है? तो प्रेजेंस चेक का भी हम कर लेते हैं। लेट्स अप्लाई प्रेजेंस चेक वाला जो सिंटैक्स है इधर लिख लेते हैं। आपको समझ आ गया लेंथ चेक का? ये किसका था? दिस वाज फॉर टाइप चेक। ये आ गया तीसरा, ये आ गया दूसरा। पहला हमने किया था कौन से वाला? रेंज चेक। अभी हम करेंगे चौथा कौन से वाला? प्रेजेंस चेक। मेक श्योर करने के लिए कि यूजर ने कोई ना कोई डेटा क्या किया हो, उस जगह में खास एंटर किया हो। ठीक है ये बात क्या नहीं? रिपीट। कोई भी ऐसी इनपुट बताएं जिसके जो आपका एक्सपीरियंस हो। रोल नंबर, वेरी गुड। एंटर रोल नंबर हो सकता है या आप सही कह रहे हैं एंटर ईमेल हो सकता है, एंटर एज हो सकती है, एंटर नेम हो सकता है। ठीक है, इनपुट रोल नंबर। इफ रोल नंबर इज इक्वल्स टू नो, इस तरह का एम्प्टी कर रहे हैं, गलत का नहीं, एम्प्टी का, कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। वो तो गलत है ना, वो तो रेंज है ना यार, तो रेंज है ना। चलिए मैं ईमेल पे कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा और इजीली समझ आ जाए। इनपुट ईमेल, ईमेल की टाइप स्ट्रिंग है, ईमेल की टाइप स्ट्रिंग है। वो वैल्यू ठीक है या गलत है वो तो बाद के चेक करेंगे ना। इस वक्त प्रेजेंस चेक क्या चेक कर रहा है? प्रेजेंस चेक क्या कर रहा है? जैसे नहीं ईमेल में क्या चेक होता है? फॉर्मेट चेक भी होता है। आपके कुछ नाम है, नाम के बाद @ आएगा, @ के बाद कुछ डोमेन्स आ सकती हैं सिर्फ। फिर उन डोमेनों के नामों के बाद या तो याहू, या तो जीमेल, या तो हॉटमेल, या तो आउटलुक, या तो वाईमेल एक्सेट्रा .com आएगा। .com या .country जो भी चल रही है वो आएगी। वो तो एक फॉर्मेट को फॉलो करता है। ठीक है या गलत है वो अलग बात है। आप एक ईमेल एड्रेस लिख रहे होते हैं, उसमें ईमेल जाती है, बाद में पता चलता है वो ईमेल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, वो तो बात की बात है ना। इसी तरह से जब मैं रोल नंबर की बात करता हूँ तो रोल नंबर में अब वो उसके ऊपर भी फॉर्मेट चेक डिसाइड करेगा कि ये रोल नंबर ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो ये डिफरेंट चीज है। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि डेटा एंटर होना चाहिए उसके अंदर। एंट्री के बाद अगला जो सेकंड चेक है वो ये है कि क्या ये ठीक भी है या नहीं है। इज इट आउट ऑफ ऑल दोज अवेलेबल ईमेल एड्रेसेस और इट इज जस्ट अ बोगस ईमेल एड्रेस। ठीक है, वो बात की बात है। प्रेजेंस चेक में होता है कि अगर तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये किसके लिए निशान होता है? ये वाला एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए होता है। जैसे आप एक वेरिएबल नहीं करते थे, वो सम को आप 0 से इनिशियलाइज करते थे, स्ट्रिंग को अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा इनिशियलाइज होती है, स्ट्रिंग को 0 नहीं दिया जाता। जैसे इंटीजर वैल्यूज को 0 दिया जाता है ना जो टोटलिंग कर रही होती हैं, इसी तरह जो स्ट्रिंग की अगर कभी हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़े तो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ वो इनिशियलाइज होती है। किस तरह से इनिशियलाइज होती है? एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज होती है। क्लियर हो रहा है सारों को कि नहीं? और एम्प्टी स्ट्रिंग किस तरह की होगी? लेट्स से अगर ईमेल था तो ये कैसे इनिशियलाइज होगी? इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा को ओपन करेंगे, साथ ही क्लोज भी कर देंगे। ओपन करेंगे और साथ ही, ये किस चीज की निशानी है? एम्प्टी
string. Empty string. Email is initialized with an empty string, such as sum was initialized with a 0 value. Here email is initialized with an empty string because email belongs to which data type? It belongs to string data type. ठीक है? अच्छा खैर, अगर तो ये इसके इक्वल है, देन यहां पे क्या आउटपुट कराओ जी? आउटपुट स्टैटिक फील्ड रिक्वायर्ड. इसी तरह का मैसेज आता है ना रेड कलर से, और यहां पे क्या हो जाएगा? एंड इफ. ठीक है, यूजर को एक स्क्रीन पे मैसेज नजर आएगा, कैसा भला? स्टैटिक फील्ड रिक्वायर्ड. समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे ही लिखा हुआ था ना कुछ इस तरह से, फील्ड रिक्वायर्ड, वो रेड कलर का, और साथ ही नीचे छोटा सा रेड कलर का लिखा हुआ आ जाता है फील्ड रिक्वायर्ड. एग्जैक्टली इसी तरह की चीज होती है. वो किस पे लग रही होती है? ईमेल, इनपुट ईमेल जहां पे करता है यूजर. ठीक है, और यहां पे हम लगाएंगे अनटिल. कब इसको यहां अनटिल से बाहर जाना चाहिए? जब नॉट एम्प्टी हो, यानी कुछ ना कुछ एंटर कर दिया हो, बेशक उसने ए एंटर करके आगे चला गया हो, वो अब अगले चेक का काम होगा बताना कि ये ठीक है या गलत है. समझ आ रही है? अनटिल. वेरी गुड. ईमेल इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग. क्या ख्याल है? समझ आई? एनी कंफ्यूजन? ये सारे अभी तक हम लोगों ने किन चीजों के बारे में पढ़ा है? वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है. कुछ प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स भी जनरेट होते हैं. कुछ प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स भी जनरेट होते हैं. कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में कभी भी चेंज ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आपका पाई होता है ना, पाई. आप चाहेंगे कि पाई की वैल्यू कोई चाह के चेंज भी करे ना प्रोग्रामर, तो वो चेंज ना हो. तो उसकी डिक्लेरेशन ही डिफरेंट होती है. जैसे हर एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन है डिक्लेयर नम एज इंटीजर. यहां पे डिक्लेयर का लफ्ज नहीं होता, यहां पे लिखा होता है कांस्टेंट pi is equals to 3.142. If you even want to change its value, you cannot. Such as आप कैलकुलेटर में या कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाके कभी भी पाई की वैल्यू चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो प्रोग्रामर था जिसने वो सॉफ्टवेयर आपको दिया है, उसने अपनी प्रोग्रामिंग में पाई को क्या बोला है? कांस्टेंट बोल दिया है. बहुत सारे ऐसे मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के कांस्टेंट्स हैं. जैसे वो किलोबाइट, कीबीबाइट, मेगाबाइट, मीबीबाइट, गीगाबाइट, गीबीबाइट. याद है कि नहीं? कांस्टेंट्स है ना वो सारे नंबर्स. इक्विवेलेंस क्राइटेरिया कांस्टेंट्स हैं वो. सही है? तो उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कोई कर सकता. हम चाहे भी तो अपने स्टैंडर्ड नहीं बना सकते. वजह क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामर ने जब वो सॉफ्टवेयर बनाया था जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसने पहले ही लिख दिया कि ये फलानी फलानी वाली चीज कांस्टेंट है. तो हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ कांस्टेंट्स इस तरह नेचर में एग्जिस्ट करते हों जो आपका सॉफ्टवेयर डील करता है. तो थाउजेंड्स के थाउजेंड कांस्टेंट जो है ना उसने डिक्लेयर किए हुए होंगे. यानी हर कांस्टेंट जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक कांस्टेंट उसने बोला है उसको कांस्टेंट. इसीलिए उसका बटन कैलकुलेटर में मौजूद है. आप कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे जो आईसी लगी हुई है, जिस आईसी में उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, उस प्रोग्रामिंग में उसने कांस्टेंट नाम रख दिया था इस वेरिएबल का या उस बटन का जिस बटन के ऊपर पाई लिखा हुआ है. क्लियर हो मेरी बात कि नहीं? तो इसी तरह अब अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं. जैसे नहीं, यहां पे आपने ये जो वैल्यू नहीं थी, ये वाली 2 हो गई और वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई. ये आपकी लिमिट्स है ना. अब इन दोनों को प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्या कह दो? कांस्टेंट्स के साथ इनको डिक्लेयर कर दो, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के नाम से. यानी कि यहां पर इन दोनों को क्या कर दो? गर्ल्स एंड बॉयज, कांस्टेंट लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2 और कांस्टेंट अपर लिमिट इज इक्वल टू 30. तो यहां पे आपको 2 के बजाय आप क्या मेंशन कर लो? लोअर लिमिट, और यहां पे क्या मेंशन कर लो? अपर लिमिट. इसी तरह से यहां पर आप इसके बजाय एक नाम रखो, कांस्टेंट एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस. अब एम्प्टी स्ट्रिंग का नाम क्या हो गया?
बस इन्वर्टेड कोमास ओपन एंड देन इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन इनपुट ईमेल, इफ ईमेल इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, देन बात समझ आ रही है कि नहीं? आपने एक वेरिएबल की दुनिया से निकल के अब कांस्टेंट्स की दुनिया में आप आ रहे हैं। अब एक किसकी दुनिया में आ गए? कांस्टेंट की दुनिया में आप आ गए हैं। अब आपने एक वैल्यू आइडेंटिफायर को असाइन की, और आइडेंटिफायर की नेचर ऐसी है नॉन चेंजेबल, इट इज नॉट अ वेरिएबल, नॉन वेरिएबल नेचर है इसकी। नॉन वेरिएबल नॉन चेंजेबल नेचर प्रोग्रामिंग में किन की होती है? कॉन्स्टेंट्स की होती है। इनको सिर्फ यूज किया जाता है, इनको चेंज नहीं किया जाता। अगर लेटर ऑन मैं यहां पे किसी को बोल दूं ना, मिसाल के तौर पे जैसे मैं वहां पर ऐसे करता हूं, प्रोग्राम के किसी हिस्से में जाके मैं कहता हूं लोअर लिमिट, नो यू हैव द वैल्यू 30 या 305, लोअर लिमिट बोलेगा नो, वो मानेगी नहीं इसको। इवन इफ यू आर यूजिंग इट हियर एज लो लिमिट, अगर लो लिमिट से पहले लो लिमिट की वैल्यू क्या हो गई 305, यहां पर फिर भी 2 ही यूज होगी, यहां पर फिर भी क्या यूज होगी? 2 ही यूज होगी, ये चेंज नहीं होती कभी भी। कॉन्स्टेंट्स ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। इनको सिर्फ these identifiers are only used, they are only used in your program to make your program look a little more sophisticated. It tells the programmer, it tells the examiner that you know about constants and you know about variables. So wherever the exact values are used, somehow we will try to keep them as constants so that हमें taste पता लगे प्रोग्रामिंग की हर चीज का। An examiner should know that we know the taste of what constants are and how they are used in a program. So we never write declare with their definition. We just write constant and then the name and then whatever, however they are initialized. If it is a string, डबल इन्वर्टेड कोमास में आएगा। अगर वो कैरेक्टर है सिंगल इन्वर्टेड कोमास में आएगा। इंटीजर है नो इन्वर्टेड कोमास, जस्ट अ नंबर। देने क्या नाम है? रियल, जस्ट अ नंबर। सो यहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरह से इस्तेमाल होगी। और इवन यहां पर भी मैं इसके बजाय फिर क्या लिख दूंगा? क्या लिखूंगा मैं? आप लोग लिख रहे हैं साथ साथ कि नहीं? प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग ऑल द स्टफ दैट आई स्पीक। मेक एक्सेसिव एक्स्ट्रा नोट्स। Then there comes a format check. अब ये format check क्या चीज है? फॉर्मेट चेक एक इस तरह का चीज है, मिसाल के तौर पे जिसमें देखो फॉर्मेट पर्टिकुलरली कंसीडर होता है। अभी आपने एक एग्जांपल ली थी रोल नंबर की। रोल नंबर में हम एक जैसे ईमेल था उसमें भी फॉर्मेट था। रोल नंबर की मिसाल लेते हैं। रोल नंबर में फॉर एग्जांपल आपका जो रोल नंबर है वो क्या है? ये वाला आपका रोल नंबर है। क्या ख्याल है? जिसमें हमेशा स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर्स क्या शो कर रहे होंगे? आपका सब्जेक्ट, और ये आपकी स्टूडेंट आईडी शो कर रहे होंगे। समझ आ रही है? कोई बच्चा भी रोल नंबर ऐसे एंटर नहीं कर सकेगा। दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से कोई बच्चा ऐसे नहीं एंटर कर सकेगा। दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग फॉर्मेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? अब ये क्या है? इसमें मुख्तलिफ चेक इसमें अप्लाई होंगे फॉर्मेट उसका ठीक करने के लिए। पहला चेक तो ये अप्लाई होगा कि इसकी लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए? 5 होने चाहिए। दूसरा इसमें ये अप्लाई होगा कि पहले दोनों कौन से वाले होने चाहिए? अल्फाबेट्स होने चाहिए, इंग्लिश के कैरेक्टर्स। आखिरी 3 कैसे होने चाहिए? न्यूमेरिक। पहला क्या होना चाहिए? पहला तो चलो इसमें हो गया 2 इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड पर्टिकुलरली CS होना चाहिए। अगर तो जनरली बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो फिर शुरू के 2 अल्फाबेट्स यही होने चाहिए। और यहां पे अगर तो CS ही है तो ये सिर्फ CS होना चाहिए। पहले 2 कैरेक्टर्स हमेशा क्या होने चाहिए? CS होने चाहिए। उसके अलावा जो आखिरी 3 कैरेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए? 3 न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। और न्यूमेरिक वैल्यूज कैसी होंगी?
बिटवीन कहां से कहां तक, 0 0 0 टू 9 9 9 तक कोई भी वैल्यूज हो जाए, या जितने हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं अपर बाउंड उसका होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? क्लियर है? अगर आप किसी मिसाल के तौर पे किसी फार्म हाउस पे जाते हैं, किसी फार्म पे जाते हैं और वहां पे वो है गाय के बच्चे हैं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैफ बोलते हैं, CA क्या बोलते हैं उसको, कैफ 0 to 5, या CA शॉर्ट कर लेते हैं इसको, CA एंड देन कैरेक्टर्स। इट इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये क्या कर रहा है, एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, और इसका फॉर्मेट कैसा है, 2 इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, 3 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। 2 इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं और 3 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। समझ आ रही है कि नहीं? ये भी एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। इन फॉर्मेट्स को समझने के लिए अच्छा लाजमी नहीं 3 हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को समझने के लिए हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमें पढ़ने पड़ेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस बोल रहे हैं या कुछ लाइब्रेरी रूटीन्स हमें पढ़नी पड़ेंगी, वो थोड़ा लेटर स्टेज में पढ़ाऊंगा। फिलहाल जो बेसिक्स है ना वो कर लेते हैं। तो फॉर्मेट चेक को हम थोड़ा सा टाइम के लिए रख लेते हैं, थोड़ी देर बाद हमें इसको करा दूंगा, ठीक है, इन फर्दर लेक्चर्स। इसी तरह से एक और चेक भी है, चेक डिजिट वाला, द वन दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर पेपर 1, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये भी हम लाइब्रेरी रूटीन्स के जरिए कर सकते हैं। अब चेक डिजिट क्या होता है, बहुत सारे आपके पास नंबर्स होते हैं, 3 4 7 5 1 2 एंड 3, ऐसा ही है कि नहीं? और हर एक की एक पोजीशन नंबर होती है, यस और नो? हर एक की अपनी एक पोजीशन नंबर होती है, और हर नंबर अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। और आखिर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लेते हैं, जो आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 11 कर देते हैं, डिवाइड बाय 11 करते हैं, और उसका जो रिमाइंडर आता है उसको 11 में से माइनस करके चेक डिजिट निकाल लेते हैं। हर एक नंबर की एक अपनी क्या है, पर्टिकुलर पोजीशन नंबर है, प्लेस वैल्यू नहीं, पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर है। इनके पोजीशन नंबर्स भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, वही बिल्ट इन लाइब्रेरी रूटीन्स के साथ, वही बिल्ट इन लाइब्रेरी रूटीन्स के साथ एक एक कैरेक्टर निकाल सकते हैं हम इसका, ठीक है। सो अब इन दोनों के साथ लिख लें, वी विल डिस्कस लेटर इन द सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी रूटीन्स या बिल्ट इन फंक्शंस। विल डिस्कस these both checks or such examples in library routines या built-in functions, library routines या built-in functions। ये जितने भी चेक हम लोगों ने किए हैं बच्चों, याद रखें, they are just to make sure that the data is valid. In one program all these checks could be applied, or sometime 2 or 3 checks could be applied, not all, just to make sure that the user who has entered the data is correct value। सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए जो इंसान जो वैल्यूज एंटर कर रहा है वो वैल्यूज ही कैसी होनी चाहिए, ठीक। जैसे आप ब्रिटिश काउंसिल का फॉर्म फिल करते हैं, जब आप ब्रिटिश काउंसिल का फॉर्म फिल करते हैं तो आप हर जगह में गलत वैल्यूज, कुछ जगहों में गलत वैल्यूज को नहीं पता चलेंगी कौन सी वाली हैं, लेकिन कुछ जगहों में पता चल जाती है कि कौन सी वैल्यूज क्या है, रॉन्ग है। तो उनके हिसाब से वो क्या करता है फिर है